जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो ये जो हमारा वीडियो है वह है हमारा हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चंस। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है मुगल काल। तो इसके पहले हमने 80+ क्वेश्चंस करा दिए थे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। दोस्तों यहाँ पे हमको बताना है, पहले युद्धों का तिथि बताना है और उसके बाद वो कैसे कैसे लड़ा गया था वो युद्ध, उसको बताना है। तो पहले कौन सा युद्ध था? तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हमारा था दौरा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही है। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही है। तो दौरा का युद्ध जो था वो 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। 1658 से या 1659 के बीच में दौरा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद फिर क्या है? चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो था वो 1539 ईस्वी में था। और उसके बाद फिर हमारा आता है कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। तो वो हुआ था हमारा कन्नौज या विलग्राम का युद्ध हुआ था 1539 से 1540 के बीच। फिर हमारा देखेंगे लास्ट क्या है? सरहिंद। तो जो हमारा सरहिंद था, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो वो कौन सा इतिहासकार था जिसने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था? तो वो थे A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो जो पटना था उसको प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त-ए-ताउस कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। यह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था या बादशाह था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें जब बाबर विजयी हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि वह जो है उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, बाबर की सैन्य कुशलता थी, इसी कारण वह पानीपत के युद्ध में विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये जो जाप्ती प्रणाली थी वह शेरशाह की उपज थी। किसकी थी? जाप्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? किसका? जवाबित। तो जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से था। किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो ईरान के शाह थे और मुगल शासकों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका जो मुख्य जड़ था वो था कंधार। क्या था? कंधार को पाने के लिए इन दोनों के बीच जो है झगड़ा हुआ था। मुमताज महल का असली नाम था? तो जो मुमताज महल है उसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। तो वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो दोस्तों वह था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है?
तो जो अकबर ने जो बनाया था, जो इमारत बनाया था, तो उसका जो नक्शा था वो बौद्ध विहार किसकी तरह था? तो वो कौन सी इमारत थी? तो वो था पंचमहल। ठीक है, पंचमहल जो था उसकी इमारत जो थी उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। तो जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, अंतिम बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल के अंतिम बादशाह थे, तो उनके पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे हम बता दें आपको, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था, तो वह कौन सा गृह था? तो वह था कछवाहों। कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, तो जो दक्षिण में उन्होंने 2 राज्यों में विजय प्राप्त की थी वो कौन से थे 2 राज्य? तो वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। क्या थे? बीजापुर और गोलकुंडा 2 राज्य थे जो कि औरंगजेब ने विजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो वह है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया, तो जो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था वह जो है पारसियों से लिया था। किससे लिया था? पारसियों से मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वह कौन सा मकबरा है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वह है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, जो कि द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? तो वो कौन से बादशाह थे जो कि उनके शासनकाल में सबसे अधिक सेना थे या सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल सेनापति थे। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? तो वो किसने कहा था? एक इतिहासकार ने। तो वो कौन इतिहासकार थे? अबुल फजल एक इतिहासकार थे जिसने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा था। अनवार-ए-सुहैली क्या है? ये एक ग्रंथ है। अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह जो है पंचतंत्र का अनुवाद है। किसका है? पंचतंत्र का अनुवाद अनवार-ए-सुहैली है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार? मंसूर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से गुलबदन बेगम ने, किसने? गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा। सुलह-ए-कुल का मतलब होता है सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो यह जो है राजनीतिक उदारता पर भी था, धार्मिक सहनशीलता था, उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण। ठीक है, इन सब पर यह जो है अवधारणा निम्नांकित थी। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो जो मुगल काल के अकबर के दरबार के जो संगीतज्ञ थे वो थे तानसेन। तो इनका जो मकबरा स्थित है वो कहाँ है? तो वो है ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो जो गुलबदन बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो थी बाबर की पुत्री।
मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मुगल काल था उसमें जो है जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। किससे? जिले को सरकार के नाम से मुगल प्रशासन में जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर हैं, क्या है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु पर औरंगजेब जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने नाम रखा। तो जो जहीरुद्दीन मुहम्मद थे वह जो है जब भारत के मुगल शासक बने तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? तो बाबर। तो बाबर का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मुहम्मद। तो इन्होंने भारत के मुगल शासक बनने पर अपना नाम रख लिया बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। तो जो अकबर के काल में जो महाभारत था उसका जो फारसी अनुवाद किया गया था वह किसके निर्देशन में किया गया था? तो वह था बदायूनी। किसके? बदायूनी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जो दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें से जो मुसलमान विद्वान हैं इनमें से जो साहित्य के लिए जो हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान था वो था अबुल फजल का। किसका? अब्दुल रहीम खान खाना का। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका था। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे सम्राट है, सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो ऐसा कौन सा तथ्य है? तो वो है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था जिसके कारण वह राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में असहायक रहे, सहायक नहीं रहे, जिसे असहायक रहे। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो जो अकबर द्वारा बनाई गई थी वह सारी इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा सभी इमारतें वहाँ पर स्थित हैं। हल्दी घाटी युद्ध। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब था, कब लड़ा गया था? वो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि वह राणा प्रताप को अपने अधीन लाए। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट अकबर, तो इनके समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों वो थे दशवंत अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसमें से शेरशाह के मकबरे में। ठीक है, शेरशाह के मकबरे में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम था। तो जो शेरशाह था उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न हमारा, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, तो वह कौन सी जागीर थी जिसे शेरशाह के पिता ने उसे हसन खां ने जो कि शेरशाह के पिता थे उन्होंने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था? तो वो जागीर थी सहसराम या सासाराम। ठीक है, सहसराम या सासाराम एक जागीर थी जिसे शेरशाह के पिता ने उसे दी थी या उसे नियुक्त किया था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी?
अपना वकील या प्रतिनिधि जिसे उपासक, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक या संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो वो कौन था जिसने फरीद खां को शेरशाह की उपाधि दी थी? तो वह थे बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी, जिन्हें लोहानी भी कहता है, इन्होंने फरीद खां को शेरशाह की उपाधि प्राप्त की थी या दिया था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो जो दक्षिण बिहार में उन्होंने वास्तविक शासक बनकर जो शेर खां थे, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वह थी हजरत आला। हजरत आला की उपाधि शेर खां ने धारण की थी। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने की स्थापना थी? पे हमारा क्वेश्चन कट गया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो वह होगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को जीतने के बाद, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। क्या था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहास था अब्दुल हमीद लाहौरी। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, किसका युद्ध? धर्मत का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1658 ईस्वी में। निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो धर्मत का युद्ध था वह जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? अप्रैल 1658 ईस्वी में। अहमद शाह और औरंगजेब और दारा शिकोह। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य यह जो है धर्मत के युद्ध लड़ा गया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल, मक्का या मकद्वार कहा जाता है? तो इसमें से जो सूरत है, क्या है? सूरत को काबुल मक्का कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसमें से। तो जहांगीर क्या है? जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए थे। और यहाँ पे अकबर के शासनकाल में सर टॉमस रो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी गलत है। अकबर के शासनकाल में आए थे हॉकिंस प्रथम। कौन आए थे? हॉकिंस प्रथम जहांगीर के शासनकाल में आए थे, अकबर के। तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे टेवर्नियर और औरंगजेब के शासनकाल में आए थे मनूची। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, धन्यवाद।